हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जी हाँ, इस चैप्टर में हम लोग फ्रांस की पूरी स्टोरी को अच्छे से इन डिटेल वे में समझने वाले हैं कि फ्रांस में आपका एक ऐसा रेवोल्यूशन आता है जहाँ पर वो जो है पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट वहाँ पर चल रही थी उसको चेंज कर देता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ टर्म्स बताना चाहूँगी। जैसे कि पहला है आपका रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मीन्स होता क्या है? ठीक है, रेवोल्यूशन का मीन्स क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का चेंज हो जाना। ठीक है, क्रांति आ जाना। तो यहाँ पर फ्रांस में हम वही देखने वाले हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रांस में आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज होने वाला है। यानी कि पहले था आपका मोनार्कियल रूल, लेकिन अब क्या आ जाएगी, अब यहाँ पर आ जाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस वजह से फ्रांस में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो आता है। ठीक है, फ्रांस में आपका ये पहला ऐसा रेवोल्यूशन था जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में आया था, जहाँ पर लोगों ने मोनार्की के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की थी। इसी वजह से ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले तो आपको कुछ डेट्स याद रखनी है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 14 जुलाई 1789। जी हाँ, ये वही डेट है जिस दिन फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई थी, तो 14 जुलाई 1789 को आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। अब क्या हुआ था, उसी सुबह फ्रांस में क्या हो रहा था, जो आपकी सिटी है पेरिस, ठीक है, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आपके सरप्राइज़ थे। क्यों सरप्राइज़ थे? क्योंकि वहाँ के जो किंग थे वो लोगों को जो ट्रूप्स थी वहाँ पर, जो आर्मी थी, उन लोगों को ऑर्डर दे देते कि आप जाओ शहरों में जा कर के मूव करो। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थे। ठीक है, और साथ ही साथ में एक रूमर, ये एक अफवाह ये भी फैल जाती है कि जो लोग आपके शहर में आ रहे हैं वो लोगों के ऊपर ओपन फायर करने आ रहे हैं। इसी वजह से, डर की वजह से लोग ओपोज करते हैं इस चीज़ को, और इसी वजह से अराउंड 7000 मैन एंड वीमेन जो हैं ये टाउन हॉल में इकट्ठा होते हैं और पीपल्स मिलिशिया को फॉर्म करते हैं। नाउ व्हाट इज़ पीपल्स मिलिशिया? पीपल्स मिलिशिया होती क्या है? ठीक है, पीपल्स मिलिशिया क्या होती है? आप लोगों ने सुना होगा दो वर्ड्स के बारे में, एक होती है मिलिट्री, दूसरी होती है मिलिशिया। मिलिट्री का क्या मीन्स होता है? एक ऐसी फॉर्मल आर्मी जिसको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है और जिसके पास में वेपन्स हैं। ठीक है, गवर्नमेंट अलॉट करवाती है इन लोगों को वेपन्स, आर्म्स, ये सारी चीज़ें, गन्स वगैरह, तो वो होती है मिलिट्री। ठीक है, लेकिन मिलिशिया क्या होता है? ये होती है आपकी इनफॉर्मल आर्मी जिसको कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिसके पास में आपके वेपन्स वगैरह भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो कि जो लोग टाउन हॉल में इकट्ठा हुए हैं उनको क्या एकदम से ट्रेनिंग दे दी इन लोगों ने? क्या एकदम से जो गवर्नमेंट थी उन्होंने वेपन्स वगैरह दे दिए? जी नहीं। लोग क्या करते हैं, लोग अब क्या करते हैं, जो आपके मोनार्की होते हैं उसके खिलाफ में विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। अब इसके लिए उनको क्या चाहिए? इस वजह से उनको चाहिए आपके आर्म्स। ठीक है, आर्म्स मीन्स होता है हथियार वगैरह, और वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की तरफ निकल जाते हैं आपके इन्हीं आर्म्स की तलाश में। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, आपके लोग जो आपका जो सिटी है उसके ईस्टर्न डायरेक्शन में जाते हैं। ईस्टर्न डायरेक्शन में था आपका फोर्ट्रेस प्रिजन जिसका नाम था बेस्टाइल। ठीक है, बेस्टाइल में जाते हैं और वहाँ पर, अच्छा क्यों बेस्टाइल में जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को हथियार मिल सके, इस तलाश में ये लोग क्या करते हैं, बेस्टाइल में जाते हैं। बेस्टाइल क्या है? बेस्टाइल बेसिकली क्या है? फोर्ट्रेस प्रिजन है। ठीक है, एक किला भी है, किले में ही आपकी जेल भी है। ठीक है, अब वहाँ पर पहुँचते ही वहाँ के कमांडर के साथ में हो जाती है इनकी लड़ाई, और उसी लड़ाई में जो कमांडर है उसको ये लोग मार देते हैं, और जो आपके प्रिजनर्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनको रिहा करवा देते हैं, आज़ाद करवा देते हैं। और कितने कैदी होते हैं आपके? 7। ठीक है, ये चीज़ याद रख देना। अब ये जो बेस्टाइल था ना, इससे सब नफ़रत किया करते थे। क्यों नफ़रत करते थे भाई? नफ़रत इस वजह से करते थे क्योंकि ये एक डिस्पोटिक सिंबल था किंग की पावर्स का। ठीक है, इसी वजह से जो लोग थे वो इस बेस्टाइल से नफ़रत किया करते थे। साथ ही साथ में जब इस फोर्ट्रेस को गिराया गया था, जब इस किले को गिराया गया था, तो इसके जो भी टुकड़े बचे थे, जो भी फ्रेगमेंट्स वगैरह बचे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, उसको मार्केट में बेच रहे थे और अपने घरों में एज अ सोवरेनिटी, एज अ कह सकते हो कि सजा कर रख रहे थे कि देखो हमने क्या किया, किंग के अहंकार को तोड़ दिया। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन जो थी वो फ्रांस में आपकी
चल रही थी। और जिस दिन ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ था ना, उसके लगातार दिन अब पेरिस में क्या हो रहा था, ऐसी लड़ाइयाँ वगैरह हम लोगों को देखने को मिल रही थी। लोग और क्या साथ में कर रहे थे, लोग जो क्या कर रहे थे, आपके प्रोटेस्ट कर रहे थे हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के ऊपर भी, ठीक है। जो ब्रेड था ना, उसकी भी प्राइसेस बहुत हाई कर दिए गए थे, जिसकी वजह से लोग जो थे वो उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था, वो हम लोग अभी आगे जब आपका टॉपिक आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हिस्टोरियंस इसी टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो वो ये समझते हैं कि भाई यहाँ से आपका जो मोनार्कियल रूल है, इसकी एंडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी। अब ये कैसे होता है कैसे नहीं होता, वो हम लोग जब धीरे धीरे चैप्टर्स को आगे पढ़ेंगे ना, तब हमको धीरे धीरे आपका समझ में आता जाएगा। ये है आपका बेस्टाइल, ठीक है। ये फिगर आपका इंपॉर्टेंट है, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका किला, ठीक है। और ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, आपके बेस्टाइल के ऊपर में अटैक कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अब आपको ये समझना है कि भाई ये तो उस दिन की स्टोरी थी जिस दिन फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन अब लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे, किसी वजह से तो जो लोग थे वो आपके फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, जिसी वजह से जो लोग थे अब वो किंग के खिलाफ क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा क्या हो रहा था फ्रांस में, जिसकी वजह से जो लोग थे वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब हम उस स्टोरी को जानने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग लेट 18th सेंचुरी की बात करने वाले हैं, यानी कि आपके जिस दिन फ्रांस रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 1789 से पहले की स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं कि अब क्या हो रहा था आपके फ्रांस में, जिसकी वजह से जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, ठीक है। अब हम लोग 1774 की बात कर रहे हैं, थोड़े बैक स्टोरी अब हम लोग जाकर चीज़ों को समझते हैं। तो 1774 में क्या होता है, जो आपके लुई 16 होते हैं ना, ये किंग के नए राजा बनते हैं, ठीक है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये आपकी बर्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओके। तो अब ये जब राजा बनते हैं तो इनकी जो जब ये कितने साल के होते हैं, ये आपके होते हैं 20 साल के, ठीक है। और इनकी उसी वक्त शादी करा दी जाती है आपकी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है जिनका नाम था मैरी एंटोइनेट, ठीक है। अब जब ये राजगद्दी पे बैठते हैं आके, तो इनको ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब ये राजगद्दी पे बैठते हैं ना, तो वो ये देखते हैं कि इनके पास में कोई खजाना बचा ही नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो अमाउंट हो चुका है इनका। क्यों अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो चुका है, क्योंकि फ्रांस की एक आदत थी कि उसको ना वॉर लड़ने में बड़ा मज़ा आता था, ठीक है। वॉर लड़ने में ना बड़ा मज़ा आता था, वो लंबे लंबे वॉर्स को लड़ता रहता था, जिसकी वजह से उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी, ठीक है। अब जब आप किसी भी कंट्री के साथ में वॉर लड़ रहे हैं ना, तो जब नुकसान उस कंट्री का होता है तो नुकसान आपका भी होता है, ठीक है। तो उसी वजह से जो इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। साथ ही साथ में जिस पैलेस में ये लोग रहते, जिस महल में ये लोग रहते हैं, जिसको बोला जाता है द पैलेस ऑफ वर्साइल्स, ठीक है, वर्साइल बोला जाता है, तो उसके मेंटेनेंस में भी बड़ा खर्चा आता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो आपके राजा थे ना, उनके पास में पैसे की कमी हो रही थी। साथ ही साथ में जब ये इन राजा के टाइम पीरियड में, लुई 16 के टाइम पीरियड में, जो फ्रांस है ना, ये 13 अमेरिकन कॉलोनी इसको इंडिपेंडेंस दिलाने में भी मदद करता है ब्रिटेन से। और ब्रिटेन से क्यों, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो आपस में दुश्मन थे, ठीक है। इसी वजह से ये अमेरिका की मदद करता है ताकि ये ब्रिटेन को मज़ा चखा सके, ठीक है। अब इस वॉर की वजह से क्या होता है, इस वॉर की वजह से ना इस पे और ज़्यादा कर्जा आ जाता है। 2 बिलियन लिवरेज का खर्चा तो पहले से था ही, साथ में 1 बिलियन लिवरेज का खर्चा और इसके ऊपर ऐड हो जाता है। साथ ही साथ में लैंडर्स जो आपको मनी वगैरह देते हैं, लोन पर देते हैं, वो अब क्या कर रहे थे, वो 10% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे इन लोगों के ऊपर, ठीक है, जो आपके राजा थे, ठीक है, जो उनके मिनिस्टर्स वगैरह थे, इन लोगों के ऊपर, ठीक है। ऑल्सो जो आपके रेगुलर एक्सपेंसेस में जो खर्चा होते हैं, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह होते हैं, इन सब में भी खर्चा आता है। तो जिसकी वजह से जो आपके स्टेट हैं, ठीक है, जो राजा वगैरह, वो क्या सोचते हैं कि क्यों ना अब हम लोग जो टैक्स है उसको इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। बट इतना ये ज़्यादा इजी नहीं होने वाला था। क्यों? क्योंकि फ्रांस सोसाइटी, जब हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं ना, तो फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो आपकी डिवाइड थी 3 स्टेट में, ठीक है। और दिक्कत पता है क्या थी, कि सिर्फ जो तीसरे स्टेट के जो लोग थे ना, उन्हीं को टैक्स पे करना पड़ता था, ओके। अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में कौन कौन से लोग आते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है, हम फ्रांस की सोसाइटी में भी ये भी देखते हैं कि वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम चल रहा होता है। तो जब फ्यूडल सिस्टम चल रहा होता है, और ये फ्यूडल सिस्टम कई सौ सालों से चल रहा होता है, तो फ्यूडल सिस्टम में मान लो आपके जो किसान होते थे, क्योंकि 90% पॉपुलेशन जो थी फ्रांस में किसानों की रह रही थी, तो जो किसान होते हैं ना, उनके पास में उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती है। अब जब खुद की ज़मीन नहीं होती तो वो खेती किसकी
ज़मीन के ऊपर करते हैं, तो वहाँ पर होते हैं आपके लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, जिनके पास में बहुत सारी ज़मीन होती है। तो इन लैंडलॉर्ड्स के फील्ड के ऊपर ये क्या करते थे, खेती किया करते थे, ठीक है। इन लैंडलॉर्ड्स के फील्ड के ऊपर ये लोग खेती किया करते थे, जो आपके पीजेंट्स, जो आपके फार्मर्स वगैरह हुआ करते थे। अब ये क्या करते थे, इनके ऊपर थे आपके किंग, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बस, हाँ। तो मैंने आपको बताया कि ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, इनके जो फील्ड्स वगैरह होते थे, इनके ऊपर जो पीजेंट थे वो आपकी खेती वगैरह करते थे, ठीक है। अब ये लोग क्या करते थे, खेती वगैरह करके कि ये इनको टैक्स दिया करते थे, फ्यूडल ड्यूज़ दिया करते थे। और इनमें से ये जो फ्यूडल ड्यूज़ हुआ करते थे, जो टैक्स दिया करते थे ये लोग लैंडलॉर्ड्स को, यही फिर ये क्या करते थे, इसी चीज़ को वो किंग को दिया करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप खुद ही देख लो कि भाई जो आपके पीजेंट्स हैं उनको कितना सफ़र करना पड़ रहा है, ठीक है। वो आपकी खेती भी किया करते थे, साथ में जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको टैक्स भी दिया करते थे, ओके। और मैंने आपको क्या बताया कि जो फ्रांस सोसाइटी थी वो आपकी 3 स्टेट में बटी हुई थी, जिसको बोला जाता है द ओल्ड रिजीम, ठीक है। ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इस टर्म को याद रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट को देख लेते हैं। तो ये है आपका पूरा का पूरा चार्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेट में आपके कौन से लोग आ जाते हैं, जैसे कि क्लर्जी आ जाते हैं। सेकंड स्टेट में नोबेलिटीज़ वगैरह आ जाती हैं। थर्ड स्टेट में आपके जैसे कि जो थोड़े से रिच हैं वो आपके पहले आ गए, देन उससे जो थोड़े से मतलब जो कम रिच हैं वो आ गए, एंड जो सबसे पुअर है फिर वो लोग आ गए, ठीक है। तो थर्ड स्टेट में भी आपको ऐसे डिविजन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। पर मैंने आपको क्या बताया कि दिक्कत कहाँ थी, प्रॉब्लम किस में थी, थर्ड स्टेट में थी, क्योंकि लोगों को उनको ये जो लोग थे उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था। गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, खैर जो राजा थे उनको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। अभी इसी चीज़ को यहाँ पर पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया गया है कि 90% पॉपुलेशन जो थी वो आपकी पीजेंट उसमें थे, ठीक है। अब इसमें से जो सिर्फ जो स्मॉल अमाउंट था लैंड का, वही सिर्फ खेती हुआ करती थी उनके पास में, ठीक है। 60% ऑफ जो लैंड था वो आपके नोबल्स के पास में, चर्च के पास में, या फिर जो रिच मैन होते थे थर्ड स्टेट में उनके पास में हुआ करता था, ठीक है। इसी के बाद साथ में अगर मैं बात करूँ तो जो आपके क्लर्जी होते थे, नोबेलिटीज़ होते थे, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रिविलेज तो यही था कि इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, ठीक है। ऑल्सो ये जो नोबल्स होते थे ये फ्यूडल प्रिविलेजेस को एंजॉय किया करते थे, ठीक है। ये पीजेंट से फ्यूडल ड्यूज टैक्स वगैरह लिया करते थे, और जो पीजेंट्स होते थे उनको बदले में लॉर्ड्स की सेवा करनी पड़ती थी, उनके घर में काम करना पड़ता था, उनके यहाँ खेती करनी पड़ती थी, ठीक है। ऑल्सो इनको आर्मी में पार्टिसिपेट करना पड़ता था, जो भी बिल्डिंग्स रोड्स का कंस्ट्रक्शंस होता था उनमें भी पार्टिसिपेट जो है इनको करना पड़ता था, ठीक है। तो अब आप खुद ही देख लो कि लोग जो थे वो कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे, ठीक है। इसी के साथ में जो चर्च था ना, वो भी आपका कुछ टैक्स जो था वो पीजेंट से लेता था, जिसको बोला जाता था तिथ, ठीक है। ये भी कुछ आपके शेयर लिया करता था टैक्सेस को, जिसको बोला जाता है तिथ। ऑल्सो अब ये तिथ होता क्या है, जैसे मान लो जो चर्च था ना, ये साइड में आपको बॉक्स दे रखा है, तो उसमें आपको इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन दी गई है। तो ये जो टैक्स है वो चर्च लेता था, जहाँ पर जो पीजेंट्स होते थे उनको उनके पास जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ है उसमें से 1/10% उनको चर्च को देना पड़ता था, तो वो होता था आपका टिथ टैक्स। इसके अलावा जो स्टेट था वो कुछ आपके डायरेक्ट टैक्स भी लगाता था, जिसको बोला जाता था आपका टेल, ठीक है। ये आपके जैसे एवरीडे कंजप्शंस आइटम्स हो गए, जैसे कि सॉल्ट, टोबैको, ठीक है, इनमें ये लोग क्या करते थे, इस डायरेक्ट टैक्स को लिया करते थे। तो ये दोनों ही टैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटी का जो बर्डन है ये सिर्फ थर्ड स्टेट के ऊपर था, जिसकी वजह से जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अब हम लोग आते हैं टॉपिक 1.1 के ऊपर, विच इज़ द स्ट्रगल टू सर्वाइव। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जो लोग थे, जब ब्रेड की प्राइस इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं तो जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। 1750 में जो पॉपुलेशन थी वो थी आपकी 23 बिलियन, लेकिन 1789 में आते आते ये हो जाती है 28 बिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर रैपिड इंक्रीजमेंट देखा जा रहा है पॉपुलेशन में। जाहिर सी बात है जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों के खाने की डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन जो फूड का जो प्रोडक्शन है ना, जो ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है ये नहीं बढ़ पा रही थी। और जो कि ब्रेड जो एक स्टेपल डाइट है लोगों का, वो उसका जो प्राइस है वो बढ़ा दिया जाता है,
जो आपकी क्वांटिटी होती है वो कम होती है, लेकिन प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। ऑल्सो यहाँ पर जो वर्कर्स वगैरह होते हैं जो कि वर्कशॉप पे एज अ लेबरर्स काम करते हैं, जिनकी सैलरी फिक्स होती है, उनको भी उनकी सैलरी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से एक गैप क्रिएट हो जाता है पुअर और रिच के बीच में, और ये जो गैप है ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ऑल्सो दिक्कत और भी ज़्यादा बुरी कब हो जाती है, जब इसी टाइम पे आपका सूखा पड़ जाए या फिर आपका हेल स्टॉर्म, ये सब चीज़ अगर हो जाती है तो आपकी और भी ज़्यादा दिक्कतें वगैरह हो जाती है, जिसको बोला जाता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। साइड में आपको डेफिनेशन दी गई है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मीन्स है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर खाने तक को लाले पड़ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। और ये ना सब्सिस्टेंस क्राइसिस आपके फ्रांस में होता ही रहता था। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते जा रहे थे। अब ये जो टॉपिक 1.2 है, यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी दी गई हैं, हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन्स, कैसे होती थी ये सारी चीज़ें। तो वो जो एक्टिविटी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको इसमें खुद समझ में आएगा कि भाई लोग क्या कर रहे थे, लोग क्यों परेशान हो रहे थे। साइड में आपको एक हेल्प बॉक्स भी दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके थ्रू वो चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको सॉल्व करवा के दिखाती हूँ इस एक्टिविटी को। जैसे मान लो आपका हार्वेस्ट जो है वो बहुत बुरी हुआ है, ठीक है, बैड हार्वेस्ट हुआ है, तो अब बैड हार्वेस्ट से क्या होगा, आपके ग्रेन्स की स्कैर्सिटी होने लगेगी। ठीक है, आपके ग्रेन्स की स्कैर्सिटी होने लगेगी, जिसकी वजह से जो फूड प्राइसेस हैं, ठीक है, जो फूड प्राइसेस है ये आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब जो गरीब है वो जो आपके ब्रेड हैं उसको ख़रीद नहीं पाएगा, अमीर तो ख़रीद लेगा, लेकिन जो आपके पुअर हैं, जो गरीब हैं, वो उस ब्रेड को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो ब्रेड नहीं कंज्यूम कर पाएंगे और उनकी बॉडी जो है वो वीक पड़ेगी। ठीक है, वीक पड़ेगी, और जिसकी वजह से वो फूड के लिए क्या करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। ठीक है, फूड के लिए क्या करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, जिसकी वजह से अब जब बॉडी वीक पड़ेगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, डिसीज़ लगेगी, यानी कि उनको बीमारियां लगेगी, और जब बीमारियां लगेंगी तो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लोग जो थे वो उस टाइम पे कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे सिचुएशन से। ओके, अब हम लोग आते हैं टॉपिक 1.3 के ऊपर, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि आज के टाइम पे जो आप मिडिल क्लास के बारे में सुनते हैं ना, वो कैसे मिडिल क्लास सोसाइटी जो थी वो कैसे आपकी इवॉल्व हुई। ठीक है, पास्ट में अगर हम लोग देखें तो जो पीजेंट्स या फिर जो वर्कर्स हुआ करते थे ना, जब भी टैक्स बढ़ाया जाता था या फिर जब भी खाने की स्कैर्सिटी होती थी तो उसमें रिवोल्ट किया करते थे, बट उनको ये समझ में नहीं आता था कि वो ऐसी कौन सी प्रोग्राम्स, ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ लेकर आएँ जिसकी वजह से सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर्स में चेंजेस आ पाएँ। ठीक है, इसी वजह से लोगों ने क्या किया, ये काम कुछ ऐसे प्रॉस्परस लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया जो कि थोड़े बहुत एजुकेटेड थे और जिनके पास में न्यू आइडियाज़ थे। दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, तो आप जान पाओगे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इसी वजह से एक इमरजेंस होता है एक ऐसे सोशल ग्रुप का जो आपके पढ़े लिखे थे, ठीक है, जिसको बोला जाता है मिडिल क्लास, और इन मिडिल क्लास लोगों के पास में पैसा भी था, वेल्थ भी था। ठीक है, वो वेल्थ कैसे आया, जब ओवरसीज ट्रेड वगैरह होती थी या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह गुड्स वगैरह होते थे उसके थ्रू इनके पास में वेल्थ आता था। ठीक है, आपके जो आपका मिडिल क्लास है इसमें आपके मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं, साथ ही साथ में आपके लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे लोग जो थे वो आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये जो थे ये आपके एजुकेटेड थे और साथ में इस चीज़ के ऊपर बिलीव किया करते थे कि भाई सोसाइटी में जो कोई भी रहता है ना उसको प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, हम सब सोसाइटी में इक्वल हैं। अगर आपको लोगों की पोजीशन को डिसाइड करना है ना तो वो उसको मेरिट के बेसिस पर करो, यानी कि वो इंसान किस लायक है, किसके काबिल है, उस चीज़ के ऊपर पोजीशन को डिसाइड करो। साथ ही साथ में लोग ये भी सोचते थे कि भाई सोसाइटी में फ्रीडम आए, इक्वल लॉस आए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो वो फ़िलासफ़र्स वगैरह की फ़िलासफ़ीज़ वगैरह पढ़ते थे ना, उससे इन आइडियाज़ को जो है लिया करते थे। ठीक है, जैसे कि जॉन लॉक हो गए, ठीक है, रूसो हो गए, इनकी आइडिया से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, इन फ़िलासफ़र्स ने कुछ बुक्स लिख रखी हैं, तो इन बुक्स के नाम आपको याद कर लेने हैं क्योंकि मैच दी फॉलोइंग में आपको अरेंज करने में आ जाएंगे या फिर MCQ में आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो जो जॉन लॉक थे, ये जो फ़िलासफ़र है, इनकी एक बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर उन्होंने ये बोला कि भाई लोगों को जो एब्सोल्यूट राइट मिलते हैं ना, जैसे कि मोनार्क हो गया, उसको कुछ एब्सोल्यूट राइट, कुछ डिवाइन राइट्स मिलते हैं ना, ये राइट उसको नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में रूसो क्या बोलते हैं, रूसो ये बोलते हैं कि भाई एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव की हो। यहाँ पर बात हो रही है आपकी डेमोक्रेसी की। ठीक है, ये D है।
ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है आपकी डेमोक्रेसी की। साथ ही साथ में मोंटेस्क्यू एक फिलोसोफर होते हैं, उन्होंने क्या बुक लिखी है, उन्होंने लिखी है द स्पिरिट ऑफ द लॉस, जहाँ पर बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट की जो पावर्स है ना, उनका डिवीज़न होनी चाहिए बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ठीक है, इस चीज़ को आप इंडिया में भी देखते हैं। इंडिया में जब आप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आप इस चीज़ को देखते हैं कि इंडिया में भी जो पावर है उसका डिवीज़न हो रखा है। ठीक है, और इसी चीज़ को आप यूएसए में भी देखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में यूएसए में तो आप फंडामेंटल राइट्स का भी कंसेप्ट देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो ये आपके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दे रखे थे अपने इंडिविजुअल्स को। ठीक है, तो ये चीज़ जब फ्रांस में देखते थे ना लोग, तो उनको लगता था कि हाँ भाई हमारे साथ गलत हो रहा है। ठीक है, और जब लोग जो आपके लोग थे वो जब सैलून में बैठा करते थे या फिर कॉफ़ी हाउसेस में बैठा करते थे, तो उनमें इन आइडियाज़ को आपके डिस्कस किया करते थे। इन आइडियाज़ को लोग स्प्रेड किया करते थे थ्रू बुक्स या फिर न्यूज़पेपर के द्वारा। इन आइडियाज़ को फैलाया करते थे। जो लोग आपके लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते, तो उनको ये आइडियाज़ को बोल बोल कर बताया करते थे। साथ ही साथ में तब एक न्यूज़ ये उड़कर आती है कि जो लुई 16 है ये प्लान कर रहे हैं कि भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम टैक्सेस को इंक्रीज़ करेंगे। तब जो लोग हैं ना, तब ये जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जो लोग हैं ना, ये इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से सिचुएशन जो थी फ्रांस में वो बिगड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक था हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाई द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ, यानी कि अब रेवोल्यूशन जब प्रोटेस्ट जो लोग हैं वो करना शुरू कर देते, तो अब यहाँ से चीज़ें कैसी बिगड़ी। ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। आई होप पार्ट नंबर 1 अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।